नमस्कार साथियों। आज विज्ञान की श्रृंखला का तीसरा वीडियो है। इसके पहले मैंने दो वीडियोस अपलोड किए हुए हैं जो साइंस के प्लेलिस्ट में हैं। आप उनको देख सकते हैं और उनका फायदा उठाया जा सकता है। और आज हम ये तीसरे वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम मैकेनिक्स के दूसरे पार्ट यानी गति के नियम को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जैसे हमें गति के नियम को समझना है तो पहली चीज जो हमें समझनी होगी वो है इनर्शिया यानी जड़त्व। अब जड़त्व होता क्या है? तो याद रखिएगा, जड़त्व जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है। टेंडेंसी का मतलब क्या है भाई? कि प्रवृत्ति है उसकी कि वो अपने अवस्था को बदलना नहीं चाहता, अपनी स्थिति को बदलना नहीं चाहता। यानी अगर वो मान लीजिए कि वो कोई वस्तु चल रही है, उसमें मोशन है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, यानी एक वेग है उसका जिससे वो चल रहा है, तो वो उस वेग में परिवर्तन लाना नहीं चाहता। खुद ब खुद वो परिवर्तन नहीं आएगा उसमें। अगर वो रुका हुआ है तो वो रुका हुआ रहना चाहता है, वो चलना नहीं चाहता उसके बाद। और अगर वो किसी निश्चित दिशा में, पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन है उसका जिसमें वो मूव कर रहा है, चल रहा है, तो वो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहना चाहता है, वो डायरेक्शन को भी चेंज नहीं करना चाहता है। अब नाम से समझ रहे हैं इसको, जड़त्व, हिंदी में इसको जड़त्व कहा जाता है। जड़त्व का मतलब क्या है? जो जड़ हो, जड़ के जैसा हो। जड़ के जैसा का मतलब क्या है? जो स्थिर हो, जो हिले नहीं आसानी से, जो अपने आप को चेंज न करे आसानी से। तो ये प्रवृत्ति जो होती है ऑब्जेक्ट की, उसको हम बोलते हैं इनर्शिया। ठीक है, इसको समझेंगे, इसके टाइप्स को भी समझेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इनर्शिया जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का वो मास पर डिपेंड करता है, उस ऑब्जेक्ट का। अगर ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है यानी द्रव्यमान उसका ज्यादा है तो इनर्शिया भी ज्यादा होगा। द्रव्यमान अगर कम है तो उसका इनर्शिया भी कम होगा। जैसे अगर मान लें एक बहुत बड़ा चट्टान है, एक रॉक है बहुत बड़ा, जिसका मास काफी ज्यादा है, उसके पास ज्यादा इनर्शिया होगा। और हमारे पास अगर छोटा सा पत्थर है, स्टोन है छोटा सा, तो उसका मास कम होगा और उसका इनर्शिया भी कम होगा। इनर्शिया के बहुत अच्छे उदाहरण हैं, हम आगे देखेंगे, इसमें इस वीडियो में आगे देखेंगे हम उसको। इनर्शिया का जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था, जिसने डिस्कस किया था इनर्शिया के बारे में, वो थे गैलीलियो गैलीली। ठीक है, जिन्होंने सबसे पहले बात किया था इनर्शिया के बारे में। उसके बाद न्यूटन आते हैं। न्यूटन ने और भी सारी चीजें इस पर बताई हैं, बात की है। न्यूटन के हम नियमों को देखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इनर्शिया के टाइप्स कितने होते हैं। तो इनर्शिया के कुल मिलाकर तीन टाइप्स हैं। पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट यानी विश्राम की जड़त्व। दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन यानी गति में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका क्या जड़त्व होगा वो। और तीसरा है डायरेक्शन का इनर्शिया यानी दिशा का जड़त्व या दिशा की जड़त्व। यानी इसमें हम देखेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्शन में किस तरीके से चेंज नहीं लाना चाहता है, वो भी हम बात करेंगे। समझते हैं इसको बारी बारी से। जैसे पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट यानी टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन एट रेस्ट व्हेन इट इज एट रेस्ट। यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है, चल नहीं रहा, रेस्ट में है, एक जगह पे ही टिका हुआ है, तो वो उसी जगह पे रेस्ट में ही रहना चाहता है, वो चलना नहीं चाहता है। वो तब तक नहीं चलेगा जब तक कि उस पर कोई बाहर से आकर उसको धक्का ना लगाए या उसको कोई खींचे ना, फोर्स ना लगाए। तब तक वो वैसे ही टिका हुआ रहेगा, वैसे ही बैठा हुआ रहेगा, एक जगह पे रुका हुआ रहेगा। अपने आप कोई भी चीजें चलनी शुरू नहीं होती। तो ये जो टेंडेंसी होती है ऑब्जेक्ट की कि अपनी स्थिरता को बनाए रखना है, इसी को हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसके बाद इसका एग्जाम्पल क्या है, देखिए समझिए। जैसे कोई बस है, बस में कोई इंसान खड़ा है, बस के अंदर जो है वो कोई इंसान कोई खड़ा हुआ है और उसने हैंडल पकड़ा हुआ है। हैंडल मतलब जो सपोर्ट हो, सपोर्ट के लिए हैंडल लगा होता है उसको, उसने एक हाथ से पकड़ा हुआ है। अब गाड़ी जो है अचानक से आगे बढ़ जाती है, रुकी हुई थी गाड़ी पहले, अचानक से आगे बढ़ती है। तो क्या होता है उस कंडीशन में कि गाड़ी के साथ साथ इंसान का पैर आगे निकल जाता है और बॉडी जो है उसको रेस्ट की आदत होती है, आराम की अवस्था में रहता है, विश्राम में होता है वो। तो जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ती है, पैर तो साथ साथ चल देते हैं, लेकिन अपर बॉडी जो है, ऊपरी हिस्सा जो है शरीर का, उसके पास ये टेंडेंसी होती है कि नहीं, हमें कहीं नहीं जाना, हम तो रेस्ट में हैं।
तो वो बॉडी, ऊपर की बॉडी जो है वो पीछे ही रह जाती है और पैर आगे निकल जाता है। इस कंडीशन में आदमी, जो व्यक्ति है, वो पीछे की तरफ झुक जाएगा। अगर उसने कोई सपोर्ट नहीं लिया हुआ है तो वो पीछे गिर भी सकता है। तो ये एक एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। दूसरा एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का कि जैसे आपने कभी देखा होगा ये एक्सपेरिमेंट, कि एक ग्लास है, ग्लास के ऊपर एक कार्डबोर्ड रखते हैं, कार्डबोर्ड के ऊपर एक सिक्का रख देते हैं, कॉइन रख देते हैं, और हम कार्डबोर्ड को जोर से धक्का लगा देते हैं। जैसे स्ट्राइकर को स्ट्राइक करते हैं, वैसे कार्डबोर्ड को हम स्ट्राइक कर देते हैं तेजी से। तो इससे क्या होता है, कार्डबोर्ड तो नीचे से निकल कर चला जाता है, लेकिन सिक्का जो है वो कहां चला जाएगा? सिक्का जो है वो ग्लास के अंदर चला जाएगा। सिक्का जो है वो ग्लास में गिर जाता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि देखिए, सिक्का जो था और कार्ड जो है, दोनों जो है क्या है, अलग अलग बॉडीज हैं। सिक्का भले ही इसके ऊपर रखा हुआ था, लेकिन जैसे ही नीचे से कार्ड खिसकता है तो सिक्के को पता नहीं होता कि उसको भी चलना है। वो अभी रेस्ट के पोजीशन में है, रेस्ट के कंडीशन में रुका हुआ है। तो उसका जो रेस्ट रेस्ट में रहने की टेंडेंसी होगी ना, वो कार्ड के नीचे से निकल जाने के बाद भी रहती है बची हुई। इसीलिए सिक्का वहीं रह जाता है जहां जहां पे पहले होता है, और बाद में ग्रेविटी की वजह से वो ग्लास के अंदर गिर जाएगा, वो कार्ड के साथ साथ आगे नहीं जाएगा। ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एक बढ़िया एग्जांपल है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। अगला जो टाइप है इनर्शिया का, वो है इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी यानी गति की जड़ता या गति के जड़त्व। इसमें क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो चल रहा है, उसका एक कांस्टेंट वेलोसिटी है, एक मतलब स्थिर वेग से चल रहा है वो, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, एक जैसी स्पीड है, तो वो ऑब्जेक्ट चाहेगा कि चलते रहे। उसमें वो खुद से रुकना नहीं चाहेगा, वो चल रहा है, बस चलता रहना चाहेगा, वो ये मेंटेन करके रखेगा उस स्पीड को। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, देखते हैं। जैसे मान लीजिए, एक कोई, आप देख रहे हैं, एक इंसान साइकिल से जा रहा है, आगे अचानक से कोई अ, ठोकर आ जाता है जो ऊंचा सा है, जिसको साइकिल पार नहीं कर सकती। साइकिल का अगला पहिया उससे टकराता है, साइकिल अचानक से रुक जाएगी, और आदमी जो उसके ऊपर बैठा हुआ है, आगे की तरफ उछलकर गिर जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब इंसान साइकिल के साथ जा रहा था तो इंसान की बॉडी और साइकिल दोनों मोशन में थी, दोनों चल रही थी। लेकिन अचानक से साइकिल रुकी, तो साइकिल तो रुक गई, लेकिन जो उसके ऊपर बैठा हुआ इंसान है वो नहीं रुक पाया, क्योंकि उसकी बॉडी जो थी वो अभी भी इनर्शिया ऑफ मोशन में थी, चलने की टेंडेंसी अभी भी रख रही थी। इस वजह से वो इंसान अभी भी चलने की टेंडेंसी के साथ ही था। साइकिल तो रुक गई, लेकिन वो इंसान अपनी गति के वजह से, अपनी बॉडी का जो इनर्शिया था, इनर्शिया ऑफ मोशन था, उसके वजह से आगे उछलकर चला जाता है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन का ये एक एग्जाम्पल है, बढ़िया एग्जाम्पल है। एक और तरीके से समझ सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए एक कोई बस है, बस में कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, बस चल रही है, अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक लगाया। अचानक से ब्रेक जैसे ही लगाया ड्राइवर ने, क्या हुआ? बस रुक गई। बस में जो इंसान खड़ा था, उसका पैर बस के सरफेस के साथ अटैच था, पैर के बस के फ्लोर फ्लोर पे खड़ा था वो। तो बस के फ्लोर के साथ साथ उस इंसान का पैर भी पैर, दोनों पैर रुक जाते हैं। लेकिन इंसान की बॉडी, उस व्यक्ति की बॉडी जो होगी, वो अभी भी मोशन में ही रहना चाहती। इसीलिए वो इंसान आगे की तरफ झुक जाएगा, अगर किसी कोई सपोर्ट ना हो तो वो आगे की तरफ गिर भी सकता है। इनर्शिया ऑफ मोशन का ये एक एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं, देखिए थर्ड है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है, तो वो अपने डायरेक्शन को बनाए रखना चाहती है, अपने दिशा को बदलना नहीं चाहती। इसको समझने के लिए हम देखते हैं, जैसे हमने देखा है, हम ड्राइव करते हैं, एक टर्न आता है और हम गाड़ी को मोड़ते हैं। तो आपने देखा होगा, जब शार्प टर्निंग होती है और गाड़ी की स्पीड ठीक ठाक होती है, तो गाड़ी के अंदर बैठे हुए लोग एक तरफ झुक जाते हैं। मतलब जिस साइड गाड़ी मोड़ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो झुक जाते हैं।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी बॉडी की टेंडेंसी होती है उसी सीधे रास्ते पे चलने की, उसी डायरेक्शन पे चलने की टेंडेंसी में होती है बॉडी। जबकि गाड़ी अचानक से मुड़ गई, गाड़ी गाड़ी तो अचानक से मुड़ी, लेकिन अपर बॉडी पार्ट जो है, जो अंदर बैठे हुए इंसान है, उनके जो उनकी अपर बॉडी पार्ट जो है, वो अभी भी उसी डायरेक्शन में चलने की इनर्शिया को मेंटेन की हुई है, जिसके वजह से वो उसी डायरेक्शन में, वो जिस डायरेक्शन में गाड़ी टर्न हो रही होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो बेंड हो जाते हैं, झुक जाते हैं। तो ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एक एग्जाम्पल है। इसके बाद चलिए, इनर्शिया को समझने के बाद अब हम समझ सकते हैं न्यूटन के पहले लॉ को, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है न्यूटन का, उसको समझते हैं। देखिए, न्यूटन के हिसाब से, न्यूटन ने जो कहा था, आप देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिवन बाय न्यूटन, एन ऑब्जेक्ट वांट्स टू मेंटेन द स्टेट ऑफ रेस्ट इफ इट इज रेस्ट, इट इज एट रेस्ट होना चाहिए, स्टेट ऑफ मोशन इफ इट इज इन कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन, डायरेक्शन until or unless an unbalanced external force acts on it। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि न्यूटन ने अपने पहले नियम में बताया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु अपने जिस स्थिति में वो है उसी स्थिति को बनाए रखना चाहती है। और कौन कौन सी स्थिति है उसकी? एक स्थिति है कि अगर वो रुकी हुई है तो उसको ही बनाए रखना चाहती है, अगर वो चल रही है तो चलते रहना चाहती है, अगर किसी पर्टिकुलर दिशा में है, डायरेक्शन कोई उसका फिक्स है, तो उसी डायरेक्शन में रहना चाहती है। और ये चीज तब तक होता है, तब तक नहीं बदलता, जब तक कि कोई उस पर बाहर से असंतुलित बल कार्य ना करे, जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स काम नहीं करेगा, तब तक वो ऑब्जेक्ट अपने स्थिति को जैसे था वैसी बनाए रखने के टेंडेंसी में होता है। तो यहां पे टेंडेंसी की बात हो गई, इसीलिए इस नियम को, इस रूल को हम जड़त्व के नियम के नाम से भी जानते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है, जड़त्व का नियम भी कहलाता है। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकना है, चलता हुआ ऑब्जेक्ट उसको रोकना है, तो चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए भी आपको बल लगाना पड़ेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, उसको मूव करवाना है, चलवाना है, तो उस कंडीशन में भी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो उसको भी, उसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है क्रिकेट, बैट और बॉल का एग्जांपल। क्रिकेट में क्या है, एक तरफ से बॉल आ रही होती है, उसका डायरेक्शन आपकी तरफ होता है, जो बैट्समैन है उसकी तरफ होता है, बैट्समैन के हाथ में बैट है, बॉल का जो डायरेक्शन है वो किधर है? बॉल की डायरेक्शन बैट्समैन की तरफ है। लेकिन बैट्समैन क्या करता है, बैट की हेल्प से उस बॉल पर फोर्स लगाता है और उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। जब तक बैट्समैन उस बॉल को हिट नहीं करता है, जब तक मारेगा नहीं बॉल को, तब तक बॉल उसी डायरेक्शन में चलते रहेगी जिस डायरेक्शन में वो फेंकी गई थी। लेकिन जैसे ही डायरेक्शन को चेंज करने की बात आती है, बैट्समैन को अब बैट से हिट करना पड़ेगा, बैट मारना पड़ेगा बॉल के ऊपर, तभी उसका डायरेक्शन चेंज होगा, यानी फोर्स लगाना पड़ेगा। बैट से मारने का मतलब क्या? फोर्स लगाना पड़ेगा। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये था। अब सेकंड लॉ को समझने से पहले हम एक चीज समझते हैं जिसको बोलते हैं मोमेंटम, हिंदी में इसको कहा जाता है संवेग। संवेग क्या है? तो याद रखिएगा, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान यानी मास और वेग यानी वेलोसिटी, दोनों को हम गुणा कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो हम इसको बोलते हैं संवेग। और संवेग क्या है? संवेग जो है वो किसी भी वस्तु की गति की डिग्री को बताता है। गति की डिग्री का मतलब परिमाण क्या है? कोई कोई भी वस्तु कितनी तेज चल रही है, उसकी गति का क्या असर है, इसको हम मोमेंटम से समझते हैं। जैसे अगर हम बात करें, यहां पर आप देख रहे हैं मोमेंटम में दो दो चीजें हैं, एक है मास यानी द्रव्यमान, दूसरी है वेलोसिटी यानी आप बोल सकते हैं स्पीड विद डायरेक्शन। हम इसको रफली स्पीड भी कह सकते हैं। समझने के लिए, एक ट्रक है भारी भरकम सा, और एक टू व्हीलर गाड़ी है कोई। आप बिल्कुल ये लाजमी है कि मास ट्रक का ज्यादा होगा, टू व्हीलर का कम होगा। अगर दोनों गाड़ियां जो है, ट्रक और टू व्हीलर, दोनों
सेम स्पीड से चल रही हो, ट्रक की स्पीड भी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की हो और टू व्हीलर की स्पीड भी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की हो, और दोनों उसी स्पीड से जाकर के एक दीवार से टकराते हैं, तो डैमेज कौन ज्यादा करेगा? तो याद रखिएगा, डैमेज वही ज्यादा करेगा जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा। यानी ट्रक जिसके पास मास ज्यादा है, वेलोसिटी भी 60 है, तो वो जाकर के ज्यादा डैमेज करेगा। ऑब्वियसली ट्रक जो है वो किसी को हिट करे तो बहुत बड़ा डैमेज होता है। छोटी गाड़ी है, उसका मास कम है, वो हिट करे तो वॉल को नुकसान कम होगा, दीवार को नुकसान कम होगा। ठीक है, यानी गति किसकी ज्यादा इफेक्टिव है? गति उसकी ज्यादा इफेक्टिव है जो बड़ा है और जिसकी वेलोसिटी भी अच्छी है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लें हमारे पास एक ये है बॉल, टेनिस बॉल है। अब टेनिस बॉल को हमने फेंका, टेनिस बॉल को हमने फेंका, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड से फेंका, और दूसरी तरफ एक बुलेट है, यानी गोली, जो बंदूक में डलती है वो गोली, उसको चलाएगी वो छोटी सी गोली। टेनिस बॉल का मास जो है लगभग मान लेते हैं उसका उसका मास तकरीबन 100 ग्राम है, और बुलेट जो है उसका मास जो है तकरीबन 10 ग्राम है। लेकिन दोनों में ज्यादा डैमेजिंग कौन होगा? जिसकी स्पीड ज्यादा होगी। टेनिस बॉल को हमने 10 मीटर पर सेकंड से फेंका है, बुलेट की गोली का रफ्तार लगभग 500 मीटर पर सेकंड की होती है, सॉरी 150 मीटर पर सेकंड की होती है। तो डैमेजिंग ज्यादा कौन होगी? तो डैमेजिंग बुलेट ज्यादा है। ठीक है, क्यों बुलेट ज्यादा है? देखिए यहां पर मास मास का असर कम हो गया, क्योंकि वेलोसिटी काफी ज्यादा अलग अलग है। तो याद रखिएगा, मोमेंटम जो है वो दोनों पर डिपेंड करता है, मास पर भी डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है। मैं ये समझाना चाहता था आपको। अगर मान लीजिए मास बहुत ज्यादा है, वेलोसिटी कम है, तो भी ज्यादा मोशन होगा, मतलब उसकी गति को ज्यादा माना जाएगा, मोमेंटम को ज्यादा माना जाएगा, संवेग को ज्यादा माना जाएगा। अगर मान लेते हैं मास कम है और वेलोसिटी बहुत ज्यादा दे दिया हमने, तो भी उसका मोमेंटम काफी ज्यादा होगा और काफी ज्यादा इफेक्टिव उसका मोशन होगा, गति उसकी काफी ज्यादा इफेक्टिव होगी। इसको आगे देखते हैं। देखिए जैसे मोमेंटम जो है दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, मास और वेलोसिटी, यानी द्रव्यमान और वेग पर। यानी संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, दोनों में से कोई भी चीज बहुत ज्यादा होगी तो मोमेंटम अपने आप बहुत ज्यादा होगा, और इसके वजह से उस गति का इफेक्ट जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा। आगे बढ़ते हैं। मोमेंटम जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। क्यों है सदिश राशि? क्योंकि इसमें हम बात वेग की कर रहे हैं, वेलोसिटी की कर रहे हैं। वेलोसिटी खुद भी एक सदिश राशि है, इसलिए मोमेंटम भी क्या होगा? एक सदिश राशि ही होगा। मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, बारी बारी से बात कर लेते हैं। इसको किस में मेजर किया जाता है? तो याद रखें, इसका स्टैंडर्ड यूनिट है केजी मीटर पर सेकंड, यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। इसका एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है। इसका दूसरा यूनिट है न्यूटन सेकंड, एनएस मींस न्यूटन सेकंड। ठीक है, न्यूटन और सेकंड का मल्टीप्लीकेशन होता है मोमेंटम, यानी संवेग। तो ये दो यूनिट्स हो गए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मोमेंटम के बाद अगला जो है वो है इंपल्स, यानी आवेग। याद रखें, मोमेंटम जब चेंज होता है, बदलता है, तो हम उसको इम्पल्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मोमेंटम, कोई गाड़ी है, उसकी स्पीड पहले कम थी, तो उसका कुछ मोमेंटम मोमेंटम भी उस समय कम होगा, लेकिन बाद में उसकी स्पीड बढ़ जाती है, तो उसका मोमेंटम भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जितना चेंज हुआ मोमेंटम, उसी चेंज को हम इम्पल्स या आवेग कहते हैं। और इम्पल्स या आवेग जो होता है वही डिसाइड करता है कि फोर्स कितना ज्यादा है। इसको हम लोग सेकेंड लॉ में पढ़ेंगे। तो इम्पल्स को देखिए, यहाँ पे लिखा है इम्पल्स बराबर क्या होता है, यानी आवेग बराबर जो है वो अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, यानी फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम का डिफरेंस इम्पल्स कहलाता है। इम्पल्स को हम जे से डिनोट करते हैं। और एमवी का मतलब क्या है? यहाँ पर एमवी इज इनिशियल फाइनल मोमेंटम, एम मीन्स मास, एंड वी इज फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब प्रारंभिक वेग, और वी जो है वो प्रारंभिक वेग के लिए लिया गया है। एम इज मास एंड यू इज इनिशियल वेलोसिटी, यानी प्रारंभिक वेग है। दोनों का अंतर, दोनों का जो डिफरेंस है, वही हमें इम्पल्स देता है।
अब इम्पल्स का यूनिट क्या होता है? तो इम्पल्स के वही यूनिट हैं जो मोमेंटम के हैं, क्योंकि इसमें और कोई चेंज नहीं हो रहा है, मोमेंटम ही बदल रहा है। तो मोमेंटम अगर बदलेगा, उसकी वैल्यू बदलेगी मोमेंटम की, तो मोमेंटम के बदल जाने से उसका यूनिट नहीं बदल जाएगा, मोमेंटम की वैल्यू बदल रही है, मोमेंटम बढ़ रहा होगा या मोमेंटम घट रहा होगा। तो दोनों कंडीशन में उसका यूनिट चेंज तो नहीं होगा। तो इम्पल्स और जो ये मोमेंटम है, यानी आवेग और संवेग, दोनों के एसआई यूनिट जो होते हैं वो सेम ही होते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। अब चलिए आते हैं, समझते हैं हम लोग न्यूटन के सेकंड लॉ को। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है कि जैसे, अच्छा ये न्यूटन का सेकंड लॉ है ना, ये मोमेंटम से रिलेटेड है। कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस पर लगने वाला फोर्स जो होगा, यानी बल जो होगा, वो मोमेंटम के समय के साथ बदलने पर निर्भर करता है, समानुपाती होता है। यानी अगर मोमेंटम तेजी से बदलेगा तो उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स भी बड़ा होगा, या हम बोलें अगर किसी ऑब्जेक्ट पे बड़ा फोर्स लगाएंगे तो उसका संवेग तेजी से बदलेगा और ज्यादा मात्रा में बदलेगा। ठीक है। तो मास, ये फोर्स इक्वल्स टू क्या है? चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। यानी संवेग में परिवर्तन कितना हुआ, उसको समय से हम डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो हमें जो मिलेगा वो होगा फोर्स, यानी बल। ठीक है। तो वैसे जैसे मैंने एग्जांपल लिया था आपको, ये ट्रक और टू व्हीलर की बात की थी हमने। तो क्या होगा देखिए, ट्रक भारी भरकम ट्रक है, भारी भरकम ट्रक मतलब ट्रक का मास बहुत ज्यादा है, स्पीड भी 60 किलोमीटर पर आवर की ली थी हमने। अब वो किसी वॉल से टकराए तो अचानक से उसका पूरा का पूरा मोमेंटम जो काफी बड़े अमाउंट में था, वो क्या हो गया? जीरो। ट्रक टकराने के बाद रुक गई। ठीक है, उसका अमाउंट बहुत ज्यादा है, किसका? मोमेंटम का चेंज जो हुआ बहुत ज्यादा था, पहले बहुत बड़े वैल्यू का मोमेंटम था क्योंकि मास बहुत ज्यादा था, अचानक से बहुत कम टाइम में टकराने के बाद वो रुक गई। तो टकराने के बाद रुकी, तो वो क्या हुआ उस कंडीशन में? तो हमने देखा चेंज इन मोमेंटम हुआ, और इस चेंज को कराने में टाइम लगा बहुत छोटा सा। ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम और टाइम दोनों का रेशियो लिया हमने, दोनों का अनुपात लिया, तो हमें मिल गया फोर्स। यानी अगर कोई परिवर्तन, किसका परिवर्तन? संवेग का परिवर्तन। संवेग का परिवर्तन अगर बहुत कम समय में होता है तो फोर्स यानी बल बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए ट्रक अगर अचानक से जाकर के किसी दीवार से टकराती है, या खंबे से टकराती है, या ब्रिज के रेलिंग से टकराती है, तो उस कंडीशन में डैमेज ज्यादा होगा, क्योंकि ट्रक भारी भरकम ऑब्जेक्ट है, उसका मोमेंटम भी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि उसके अगर वो भारी भरकम ऑब्जेक्ट चल रही हो तो उसका मोमेंटम काफी ज्यादा होगा, और वो मोमेंटम अचानक से जीरो हो जाए तो चेंज बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। अंतर जो है, पहले बहुत ज्यादा वैल्यू थी, बाद में बिल्कुल कम हो गई, तो दोनों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा है, और ये सारी चीजें बहुत कम समय में हो रही है, तो इस वजह से फोर्स बहुत ज्यादा होगा। आप यहां देख सकते हैं, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। फोर्स टाइम के उल्टे चलता है, यानी टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, टाइम घटेगा तो फोर्स ज्यादा होगा। तो अचानक अगर मोमेंटम बदल रहा है और तेजी से बदल गया, टाइम कम लगा, तो फोर्स बहुत ज्यादा होगा, टाइम ज्यादा लगेगा तो फोर्स की वैल्यू कम होगी। तो फोर्स का दूसरा यहां से फॉर्मूला निकलता है, अगर आप यहां पे देखें, एम इज फॉर मास, यहाँ पे एम देख रहे हैं आप, द्रव्यमान के लिए मास आ रहा है, एम आ रहा है, एम को हमने कॉमन लिया तो हो जाएगा v माइनस यू बाई टी, यानी एक्सेलरेशन, जो त्वरण कहते हैं, हमने त्वरण के बारे में पढ़ा था मोशन चैप्टर में। इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने त्वरण के बारे में पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा इसके पहले वाले वीडियो को तो आप जाइए देखिए, प्लेलिस्ट में वो वीडियो है। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमने यहाँ पे दो दो फॉर्मूले देख लिए फोर्स के लिए, एक तो है चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, यानी संवेग में परिवर्तन बटा समय, और दूसरा है मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी द्रव्यमान गुणा त्वरण, फोर्स कहलाता है। शॉर्ट फॉर्म में अगर देखें तो इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इक्वल्स टू एम इंटू ए। एम इज फॉर मास, एम जो है वो द्रव्यमान के लिए आ रहा है, और ए जो है वो किसके लिए आ रहा है? वो है त्वरण यानी एक्सेलरेशन के लिए। ठीक है। अब देखिए, फोर्स जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक सदिश राशि। बल क्या है? एक सदिश राशि, मतलब बल को बिना डायरेक्शन के आप नहीं बता सकते। बल की वैल्यू को बताना है वो तो बताना ही पड़ेगा, साथ में आपको ये डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा कि बल की डायरेक्शन, दिशा क्या है। इस वजह से बल को डिफाइन करने के लिए दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है, बल को बताने के लिए दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है। इसीलिए बल बल एक सदिश राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटी।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अगला बल का यूनिट क्या है। तो बल का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है, एसआई यूनिट होता है, वो है न्यूटन। सर आइजक न्यूटन के ऑनर में ये हमने ये दिया गया है, फोर्स का यूनिट न्यूटन रखा गया है। फोर्स का दूसरा यूनिट होता है जिसको हम सीजीएस बोलते हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट जो है फोर्स का, वो है डाइन। डाइन, अब डाइन जो है वो छोटा यूनिट होता है, न्यूटन बड़ा यूनिट है। तो डाइन और यूनिट में रिलेशन, डाइन और न्यूटन में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है दोनों में, इसको भी देखते हैं। देखिएगा, एक न्यूटन जो होता है वो 1 लाख डाइन के बराबर है। 10⁵ का मतलब क्या होता है, 1 लाख। 1 लाख डाइन के बराबर एक न्यूटन है। ठीक है। या अच्छा, न्यूटन को अगर आप दूसरे तरीके से लिखे तो उसको केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बोला जाता है। केजी क्या है, देखिए जैसे न्यूटन, न्यूटन क्या है, फोर्स का यूनिट है। फोर्स के बारे में हमने पढ़ा, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या होता है, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन यानी त्वरण का यूनिट होता है क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन को हम 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है। लेकिन डायन की अगर बात करें तो 1 न्यूटन में 1 लाख डायन के बराबर की वैल्यू होती है, यानी 10⁵ डायन इक्वल्स टू 1 न्यूटन। ठीक है। तो ये दोनों यूनिट हो गए इसके स्टैंडर्ड और सीजीएस यूनिट हमने देखा। इसके बाद एक और खास तरह का यूनिट होता है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, यानी बल की गुरुत्वाकर्षण इकाई। ठीक है। इसका टर्म होता है, इसमें जो यूनिट होता है वो है केजीएफ। केजीएफ को हम पढ़ते हैं किलोग्राम फोर्स में। ये जो यूनिट है, ये अर्थ के यानी धरती के गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर बनाया गया है। और इसमें माना जाता है कि 1 किलोग्राम फोर्स जो है वो 9.8 न्यूटन, यानी लगभग लगभग 10 न्यूटन के बराबर की। 1 किलोग्राम फोर्स जो होता है वो लगभग लगभग 9.8 न्यूटन, यानी 9.8 का मतलब लगभग लगभग कितना है, 10 न्यूटन के बराबर की वैल्यू होती है। अब ये केजीएफ जो है वो बड़ा यूनिट है। किलो है ना, किलो लगा हुआ है, किलो का मतलब सीधा थाउजेंड से रिलेटेड है वो। तो किलोग्राम फोर्स जो है उसका 9.8 हो गया। किलोग्राम फोर्स से छोटा फोर्स आता है जीएफ, यानी ग्राम फोर्स। तो 1 ग्राम फोर्स जो है ये छोटा यूनिट है, और ग्राम फोर्स का रिलेशन डायन के साथ होता है। डायन में कितना होगा, 1 ग्राम फोर्स 980 डायन के बराबर। मैं डायन बोल रहा हूँ जानबूझ करके, डायन है ये। ठीक है। 1 GF 980 डाइन के बराबर होता है। ठीक है। तो ये तो हमारे यूनिट रहे फोर्स के। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। ये अगला जो है हमारा वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब रेखीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत या रेखीय संवेग के संरक्षण का नियम। आपने मोमेंटम पढ़ा था। मोमेंटम जो होता है किसी भी सिस्टम की, अगर हम बात करें, जब तक कि कोई इस पर एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा, बाहर से कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, अनबैलेंस फोर्स काम नहीं कर रहा है, तब तक वो जो मोमेंटम होता है या संवेग जो होता है वो संरक्षित रहता है, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई बदलाव नहीं आता। ठीक है। इसको समझते हैं। देखिए कहा जा रहा है क्या, नेट मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट इफ देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। यानी किसी वस्तु का कुल संवेग संरक्षित रहता है यदि उस पर कोई बाहरी या बाह्य असंतुलित बल कार्य ना कर रहा हो। ठीक है। यानी क्या है, अगर मान लीजिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, या दो बॉल लेते हैं, जो लोहे के दो बॉल है हमारे पास, एक बॉल हल्का है, दूसरा बॉल भारी है। दोनों को एक दूसरे की तरफ हमने लुढ़का दिया है, दोनों एक दूसरे की तरफ बड़े आ रहे हैं, बढ़ते आ रहे हैं। भारी बॉल जो है वो ज्यादा मोशन में है, और जो हल्का बॉल है वो कम मोशन में, धीरे धीरे चल रहा है। तो बड़े वाला बॉल जब छोटे वाले बॉल से जाकर टकराएगा, तो छोटे वाले बॉल को भी अपने दिशा में लेकर के चला जाएगा, यानी उसके मोमेंटम को क्या कर दिया उसने, चेंज कर दिया, रिवर्ट कर दिया। लेकिन अगर हम दोनों का टोटल देखें, तो टकराने के पहले और टकराने के बाद जो कुल संवेग होगा ना दोनों का, छोटे और बड़े दोनों का टकराने से पहले और छोटे और बड़े दोनों का टकराने के बाद, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे।
इसका इफेक्ट कहाँ देखने को मिलता है? इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है रॉकेट लॉन्चिंग में। जैसे रॉकेट क्या है, जितनी तेजी से वो क्या करता है, अपने आप को हल्का करता चला जाता है, यानी जितने तेजी से फ्यूल फ्यूल को बर्न करेगा, जितनी तेजी से अपने ईंधन को जलाएगा, जितनी तेजी से हल्का होगा वो, उतनी ही तेजी से उसका स्पीड बढ़ता है। तो रॉकेट के उड़ने में भी संवेग संरक्षण का सिद्धांत काम करता है। और दूसरा संवेग संरक्षण के सिद्धांत को हम समझते हैं, ये है रिकॉइल ऑफ गन। यानी गन जो आज देखा आपने, देखा होगा मूवी में, देखा होगा आपने, या अगर आप आगे इंस्पेक्टर बन जाएंगे या कोई पुलिस सर्विस वगैरह में जाएंगे आप, तो आपको इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो आप वहां पे महसूस कर पाएंगे इस चीज को। या फिर आपने मूवी में तो देखा ही होगा कि जब बुलेट चलाई जाती है गन से, तो बुलेट तो आगे निकल गई, लेकिन गन या गन के साथ साथ हाथ पीछे की तरफ आता है। तो गन के साथ साथ हाथ का पीछे लौटना, यहां पर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम काम करता है। बुलेट जितनी तेजी से आगे निकलेगी पीछे की तरफ, उतनी ही तेजी से उसका रिएक्शन बनेगा। ठीक है, तो ये एक जो है रिकॉइल ऑफ गन और रॉकेट लॉन्चिंग, दोनों में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम काम करता है, यानी रेखीय संवेग के संरक्षण का नियम यहां आता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ की तरफ, जो कि वर्ल्ड फेमस लॉ है इनका। बच्चा बच्चा जानता है इसके बारे में कि प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी अगर आप कोई एक्शन करते हैं, यानी आपने किसी पर फोर्स लगाया, तो बदले में वो भी आप पर बराबर फोर्स लगाएगा, लेकिन डायरेक्शन, उसकी दिशा जो होगी वो क्या होगी, अपोजिट होगी। इस बात को आप आसानी से महसूस कर सकते हैं। अगर आपने बोटिंग की है, नाव पर अगर बैठे हैं, तो नाव से जब उतरते हैं, उतरते वक्त आप आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा आप तो आगे बढ़ गए, लेकिन नाव पीछे खिसक गई। तो इसमें क्या हुआ कि आपके पैरों ने पीछे की तरफ फोर्स लगाया नाव पे। आगे बढ़ने के लिए आप जब भी आप चलते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, आप जब कदम रखते हैं सरफेस पे, सतह पे आप कदम रखते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आपने सतह को पीछे की तरफ धक्का दिया है, तो सतह ने आपको आगे की तरफ धक्का दिया, जिसके वजह से आप आगे बढ़ पाए। वैसे नाव के साथ भी, नाव में ये चीज दिख पाती है, आराम से दिख जाती है। आप नाव से उतरते वक्त क्या करते हैं, नाव को पीछे की तरफ धक्का देते हैं अपने पैर से, ताकि आप आगे बढ़ जाएं। बदले में नाव ने आपको आगे की तरफ धक्का दिया, लेकिन नाव चूंकि पानी में है, इस वजह से वो पीछे जाते हुए दिख जाती है और आप आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस चीज को ध्यान से ना करें, तो आप गिर सकते हैं, वहां पर आपका बैलेंस बिगड़ सकता है। न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे हवाई जहाज का उड़ना। आपने एक्शन रिएक्शन फोर्स यहां पर देखा, बोट बोट का एग्जाम्पल मैंने लिया था। गन वाले में भी ये काम आएगा कि बुलेट को हमने आगे की तरफ एक्शन दिया है, यानी आगे की तरफ बुलेट जा रही है, फोर्स उस पर आगे की तरफ है, तो बुलेट ने पीछे की तरफ गन पे फोर्स लगाया था। वैसे बोट के केस में भी आपने देखा कि आप आगे की तरफ जाते हैं, बढ़ना आगे चाहते हैं, तो उसका रिएक्शन बोट पे किधर मिलता है, पीछे की तरफ। वैसे एग्जाम्पल है हवाई जहाज के उड़ने में। हवाई जहाज क्या करती है, उसके इंजन जो होते हैं वो तेजी से हवा को पीछे धकेलते हैं। तो हवा तेजी से उतने ही फोर्स से आगे की तरफ जहाज को धक्का देती है। तो यहां पे भी समझ में आता है कि जितने जोर से अगर हम हवा को पीछे धकेलेंगे, तो हवा उतने ही जोर से आगे धकेलेगी। यानी हमने एक्शन पीछे की तरफ किया है, तो रिएक्शन हमें आगे की तरफ मिला। तो हवाई जहाज का उड़ना भी एक्शन रिएक्शन पेयर का एक एग्जाम्पल है। या फिर आप एक और चीज महसूस कर सकते हैं, आप अपने हाथ को अगर दीवार पे मारें, वॉल पे अगर आप अपने हाथ से हिट करते हैं, तो आपके हाथ पर भी वॉल ने भी हिट किया है। आपके हाथ पे जो चोट महसूस होती है वो इसलिए हुई क्योंकि आपने जो फोर्स लगाया, उतना ही फोर्स वॉल ने आपके हाथ पे लगाया। इस वजह से आपको भी चोट लगेगी। वॉल पे अगर आपने फोर्स लगाया, तो आपको भी फोर्स वापस मिल रहा है। और एक्शन रिएक्शन यही कहलाता है। इसी को बोलते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ, यानी न्यूटन के गति का तीसरा नियम। और एक चीज और ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक्शन और रिएक्शन, यानी क्रिया और प्रतिक्रिया, दोनों एक साथ होते हैं। दोनों में समय का कोई भी अंतर नहीं होता, कोई भी डिफरेंस नहीं होता टाइम का।
जब भी होंगे दोनों साइमल्टेनियसली होंगे, एक साथ होंगे, बिना किसी डिले के, बिना किसी देर किए तुरंत होंगे। आप दोनों को अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो थर्ड लॉ में हमने सीखा कि क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों बराबर होते हैं, लेकिन दिशा दोनों की क्या होती है, अलग अलग होती है, अपोजिट होती है। और दूसरी चीज इसमें हमने और समझा कि एक्शन और रिएक्शन एक साथ होते हैं हमेशा, उन दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। उन दोनों का टाइम भी सेम ही होता है, दोनों एक साथ ही होते हैं। तो ये थे न्यूटन के 3 नियम जो हमने देखे। अब इसके बाद हमारी बारी है अब कि थोड़े सवालों को भी हम देख लें, कुछ प्रश्न देखें, कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, उनको देखें प्रैक्टिस के लिए, और आप इनके आंसर्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और इनके सारे आंसर्स आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। आपने अगर ध्यान से सुना हो, मुझे आपने ध्यान से देखा हो, स्लाइड्स को आप थोड़े से ध्यान से देख रहे हो, तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और आप इनका जवाब भी सही सही दे पाएंगे। जैसे पहला हमारा क्वेश्चन है, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन यूनिट ऑफ मोमेंटम। निम्नलिखित में से कौन सी संवेग की इकाई है। तो हमने संवेग के बारे में पढ़ा था। संवेग की 2 इकाइयां होती है। पहली इकाई होती है केजी मीटर पर सेकंड, और दूसरा एक और यूनिट पढ़ा था न्यूटन सेकंड। अब पहले ऑप्शन को चेक करें तो आप देखेंगे कि केजी मीटर पर सेकंड जो है, यहाँ पे पर सेकंड नहीं है, पर सेकंड स्क्वायर है, यानी दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन देखें, केजी मीटर सेकंड है, पर सेकंड नहीं है, पर के लिए एक स्लैश आता, स्लैश नहीं है, यहाँ डैश है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत है, ये पर सेकंड नहीं है। फिर हमने पढ़ा था न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड जो है वो एक एग्जाम्पल है, वो एक यूनिट है इसका, यानी ये सही ऑप्शन है, ऑप्शन सी सही ऑप्शन है। ठीक है, मैंने आपको एक करके दिखाया। अब बाकी के आगे के सवाल जो होंगे उनको खुद से करें, और उनके आंसर्स को आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर के साथ ऑप्शन नंबर लिख करके आप पोस्ट कर सकते हैं। अब देखें, मैं बारी बारी से ला रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेम यूनिट्स। निम्नलिखित में से किस जोड़ी की इकाइयां समान है। आप देख रहे हैं, बल और संवेग यानी फोर्स एंड मोमेंटम, संवेग और आवेग यानी मोमेंटम एंड इम्पल्स, इम्पल्स एंड फोर्स यानी आवेग और बल, और डी ऑप्शन है आपका आवेग और जड़ता यानी इम्पल्स एंड इनर्शिया। इसके बाद अगला सवाल है हमारा, 1 न्यूटन किसके बराबर है, यानी 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kgf, 1 डाइन 10⁵ डाइन 9.8 kgf। आपने अच्छे से पढ़ा इस चीज को, आप इसका भी जवाब दे पाएंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं आपसे। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इसके बारे में भी मैंने बात किया था, खास करके इस लॉ ऑफ इनर्शिया को मैंने एम्फसाइज भी किया था, इस पर जोर भी दिया था मैंने। तो आप प्लीज इसका जवाब भी दें। मैं जानता हूं कि आप इसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। चलिए, बस आज इतना ही रखेंगे। ये सेशन हमारा कंप्लीट होता है और फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। अगले अगले वीडियो में हम और भी मैकेनिक्स के कुछ टॉपिक को कवर करेंगे, और मैं अगले वीडियो में ग्रेविटेशन शुरू करने जा रहा हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप बने रहे हमारे साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है, या इसके पहले की जो वीडियोस आपने अगर नहीं देखे उनको देखिए, अगर वो पसंद आए तो उनको भी लाइक कीजिए, इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे उम्मीद है कि ये सारी वीडियोस आपके तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और आपके लिए कारगर साबित होंगी। ठीक है, फिर विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।